हेलो बच्चों। तो अब हम लोग रिलेशन के बाद अगला टॉपिक फंक्शन पे चलेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बैकबोन है मैथमेटिक्स का, और पूरा का पूरा मैथ्स ही फंक्शन ही है ये समझो। तो किसी भी टॉपिक पे अच्छा पकड़ बनाने के लिए फंक्शन का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना फंक्शन के हम किसी भी चैप्टर को अच्छा से समझ नहीं सकते। तो बढ़िया से फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखते हैं हम लोग फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो फंक्शन जिसमें हम लोग को पहले पढ़ना है डेफिनीशन या इंट्रोडक्शन, समझ लो इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद डोमेन, फिर रेंज, फिर ग्राफ, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इवन एंड ऑड फंक्शन, फिर पीरियोडिक फंक्शन, फिर मैपिंग, फिर बीच में कंपोजिट फंक्शन, मैपिंग, फिर इनवर्स फंक्शन, फिर इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, और फिर लास्ट में फंक्शनल इक्वेशन। इतना टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से यहां तक 11th का टॉपिक, यहां से यहां तक 11th का भी टॉपिक है, और बाकी जो पूरा है वो 12th के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज क्लासिफिकेशन, थर्ड इज डोमेन, फोर्थ इज रेंज, नेक्स्ट इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इवन एंड ऑड फंक्शन, फिर कंपोजिट फंक्शन, फिर पीरियोडिक फंक्शन, फिर मैपिंग, फिर इनवर्स फंक्शन, फिर इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, और नेक्स्ट वन इज फंक्शनल इक्वेशन। तो इसमें हम लोग को एक लेक्चर लगेगा, इसमें 3 से 4 लेक्चर, डोमेन में 2, रेंज में 2 से 3, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन 4 से 5, इवन एंड ऑड फंक्शन 1 लेक्चर, कंपोजिट फंक्शन 1 लेक्चर, पीरियोडिक फंक्शन 1 लेक्चर, मैपिंग 2 लेक्चर, इनवर्स फंक्शन 1 लेक्चर, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन ये दोनों मिला के 1 लेक्चर, फंक्शनल इक्वेशन 1 लेक्चर, 1 से 2 क्लास। इस तरह से टोटल 1 3 4 2 6 2 8 4 12 13 14 15 17 18 19 20 22 क्लास हम लोग को लगेगा फंक्शन को
समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ यहाँ में सीखना है और बाकी के हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा। इसके अलावा जनरली लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से स्टार्ट लेते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 10-12 क्लास में दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो 10 क्लास के बाद लगता है कि 2 चैप्टर हम लोग का हो चुका, जबकि यहाँ 20-22 क्लास के बाद एक ही चैप्टर होगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग को पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। और अगर हम ये समझ गए तो फिर स्पेशली अगर यहाँ तक अगर हम बढ़िया समझ गए तो फिर आगे सारा फंक्शन का टॉपिक समझ में आएगा। और अगर यहाँ तक अगर आ गया, फंक्शन चैप्टर अगर आ गया, तो हर चैप्टर को हम इजीली से समझ सकते हैं। तो दिक्कत है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन के तरफ। अच्छा से समझना है, खासकर बहुत सारा टॉपिक इसमें कंप्लीट होगा। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट होगा इसी में। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाकी बहुत जगह ग्राफ सीखेंगे तो बहुत जगह यूज होगा। फिजिक्स में भी काम करेगा और मैथमेटिक्स के बाकी चैप्टर में तो यूजफुल है ही। तो आइए बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो एक रिलेशन हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये एक रिलेशन है x और y के बीच में, जहां y क्या है, एक वेरिएबल है, x क्या है, वो भी एक वेरिएबल है, और 2 क्या है, कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट है। लेकिन यहां x अगर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। इस तरह से y डिपेंड कर रहा है किस पर, y डिपेंड अपॉन क्या, x। तो हमेशा तो नहीं, हम कहेंगे कि y जो है फंक्शन है किसका, y इज द फंक्शन ऑफ x, जिसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। y जो है वो फंक्शन है किसका, x का। चूंकि y डिपेंड कर रहा है x पर, इसलिए y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, और x किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y फंक्शन है किसका, x का, जिसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। मतलब y फंक्शन है किसका, x का। और ऐसा नहीं कि फंक्शन टर्म f से स्टार्ट होता है इसीलिए हम f ही लिखें। हाँ, थोड़ा ज्यादा फेमस f है क्योंकि f से स्टार्ट होता है, इसलिए दिमाग में पहले f ही आता है। हम लोग g ऑफ x भी लिख सकते हैं, h ऑफ x भी लिख सकते हैं, u ऑफ x भी लिख सकते हैं, v ऑफ x भी लिख सकते हैं, phi ऑफ x भी लिख सकते हैं, phi ऑफ x, psi ऑफ x, psi ऑफ x, ओमेगा ऑफ x, ओमेगा ऑफ x भी लिख सकते हैं। हर एक सिंबल हर जगह एक ही मतलब हुआ कि y फंक्शन है किसका, x का। और अगर y फंक्शन है x का, इसका मतलब y डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा। अब इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस कितना, 2। अब x डिपेंड करेगा किस पर, y पर, तो x कैसा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अब यहाँ x फंक्शन होगा किसका,
y का, x इज द फंक्शन ऑफ क्या, y। तो यहां पे y x का फंक्शन था, यहां पर x y का फंक्शन हो गया, यहां y डिपेंडेंट वेरिएबल था और यहां पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यानी नेचर ऑफ वेरिएबल बदल गया। जैसे ही फॉर्म हम चेंज करते हैं तो नेचर ऑफ वेरिएबल चेंज हो जाता है। यहां पर y x का फंक्शन, यहां पर x y का फंक्शन, मींस फाइनली y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, x मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ x मतलब इंडिपेंडेंट, y मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी फंक्शन होगा दो वेरिएबल के बीच में होगा, जिसमें से एक होगा डिपेंडेंट, दूसरा होगा इंडिपेंडेंट, और हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होता है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। क्लियर है? एक और चीज यहां हमने लिखा कि y डिपेंड कर रहा है x पर, तो y x का फंक्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन का बात कर रहे हैं इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि y x का फंक्शन कब होगा। तो आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन कहता है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए रूल एफ which associate a relation of each element of set A with only one element of set B, then F is called function from set A to set B. Then F is called function from set A to set B, मतलब A सेट से B सेट के तरफ फंक्शन होगा। इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको मैथमेटिकली इस तरह से सिंबल लिखते हैं। F एक फंक्शन का नाम है जो किधर से किधर हो रहा है, A सेट से B सेट की तरफ। इसका मतलब F एक फंक्शन है जो A से B की तरफ हो रहा है। इसका मतलब होगा G एक फंक्शन है जो किधर से किधर हो रहा है, B से C। G एक फंक्शन है जो B सेट से C सेट की तरफ हो रहा है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं F एक फंक्शन है जो हो रहा है किधर से किधर, A सेट से B सेट की तरफ। तो A सेट से B सेट की तरफ फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन का बात कर रहे हैं। A और B दो सेट है, A B A और B दो सेट है, और दोनों कैसा है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। एम्प्टी मतलब खाली, जो सेट खाली हो। नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली ना हो, मतलब जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4। ठीक है। पहला कंडीशन है कि A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी सेट खाली नहीं होना चाहिए। और हम ये पहले बात कर चुके हैं कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो फंक्शन A सेट से B सेट की तरफ होगा। A से B की तरफ डायरेक्शन है, मतलब फंक्शन A से B की तरफ होगा, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो A से B की तरफ के लिए पहला कंडीशन क्या है, इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। पहले तो दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। यहां पर ये चूंकि एम्प्टी है इसलिए यहां पर फंक्शन नहीं होगा। तब आगे क्या है, देन रूल F, तो फंक्शन एक रूल है विच एसोसिएट्स रिलेशन, जो एक रिलेशन एसोसिएट करता है, जो एक रिलेशन फॉर्म करता है किसका, ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट का।
एफ एक फंक्शन है जो सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बनाएगा, सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बनाएगा, सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बनाएगा। सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बनने का मतलब कि ए सेट में कोई खाली नहीं बचना चाहिए, यहां ये खाली बच गया इसलिए यहां भी फंक्शन नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, विथ ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बनेगा, हर एक एलिमेंट का रिलेशन बनेगा, लेकिन कितना के साथ, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ। जैसे यहाँ a1 का रिलेशन कितना के साथ बन रहा है, एक b1 के साथ, a2 का भी एक b1 के साथ ही, a3 का भी एक मात्र b2 के साथ। वैसे ही यहाँ a1 का b1 के साथ, लेकिन a2 का कितना के साथ बन रहा है रिलेशन, 2 के साथ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ फंक्शन का तीनों कंडीशन, पहला कंडीशन दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए, मतलब दोनों ही सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट का होना जरूरी है। दूसरा, हर एक सेट का रिलेशन में पार्टिसिपेशन मस्ट है, यहाँ पर खाली था इसलिए नहीं हुआ, यहाँ एम्प्टी था इसलिए नहीं हुआ। और तीसरा, एक का रिलेशन ज्यादा के साथ नहीं हो सकता है, एक का रिलेशन एक से ज्यादा के साथ पॉसिबल नहीं है, ज्यादा का रिलेशन एक के साथ हो सकता है, मेनी का रिलेशन वन के साथ हो सकता है, लेकिन वन का रिलेशन मेनी के साथ हो ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एकमात्र यही फंक्शन है। क्लियर है? सो लास्ट में हम लोग ये कह सकते हैं पूरा दुनिया ही फंक्शन है, हर चीज फंक्शन पर ही बेस्ड है। मान लेते हैं ये फंक्शन हो रहा है, ये चाइल्ड सेट और ये क्या, मदर सेट। चाइल्ड और मदर के बीच में हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख रहे हैं। सो यहाँ C1, C2, C3, यहाँ M1, M2, M3। पहले तो कुछ चाइल्ड होना चाहिए, कुछ मदर होना चाहिए, मतलब दोनों ही नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा, हर एक एलिमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हर एक बच्चा का कोई ना कोई मदर होगा, दो बच्चे का सेम मदर हो सकता है, लेकिन एक बच्चे का दो अलग अलग मदर हो ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा संभव नहीं है। दो का रिलेशन एक के साथ हो सकता है, दो चाइल्ड का एक मदर हो सकता है, लेकिन एक चाइल्ड के लिए दो अलग अलग मदर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुनिया का हर चीज में हम फंक्शन का एग्जांपल खोज सकते हैं, पूरा यूनिवर्स ही बेस्ड है कहां पे, फंक्शन पे। सो फाइनली हम बात फिर से एक बार बोलेंगे, फंक्शन दो सेट्स के बीच में होने के लिए पहले दोनों सेट्स को नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, दूसरा दो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, और तीसरा एक का रिलेशन ज्यादा के साथ अगर ना हो तो ऐसा जब होगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? आगे हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल डेफिनेशन पर। ग्राफिकल डेफिनेशन कहता है, इफ एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y axis cuts the graph at most one point, then y is equal to fx, then graph will show function. Graph will show function मतलब y एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे। कुछ ग्राफ लेते हैं, जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये सर्किल ले लिया, ये भी एक पैराबोला लिया, ये दूसरा पैराबोला लिया, ये भी ग्राफ लिया ऐसा, और एक ये भी ग्राफ लिया। y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, हर केस में y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कोई भी लाइन कट कर दिया, इसका मतलब वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे,
किसके पैरेलल? y एक्सिस के पैरेलल। खींच दिया, खींच दिया, खींच दिया, खींच दिया, खींच दिया, खींच दिया। यहां एक पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए फंक्शन का ग्राफ है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए फंक्शन का ग्राफ है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, तो इस सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट अलग है, इसका y कोऑर्डिनेट अलग है, इसका y कोऑर्डिनेट अलग है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अलग है। यानी एक ही x के लिए y का कितना वैल्यू हो गया? एक ही x के लिए y का कितना वैल्यू आ गया? 3 वैल्यू आ गया। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो एक से अलग वैल्यू आएगा और ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए y एक्सिस के पैरेलल जब लाइन खींचेंगे और ग्राफ को जब एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर देगा तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो ये भी फंक्शन का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है, ये नहीं होगा और ये है। सो y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, अदरवाइज वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इससे। तो ये था ग्राफिकल डेफिनेशन। अब ए से बी की तरफ फंक्शन हो रहा है, सपोज A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 और B5। तो ए सेट्स के पास 4 एलिमेंट है, बी सेट्स के पास कितना एलिमेंट है? 5। अगर फंक्शन ए से बी हो रहा है तो ए सेट्स को हम लोग कहते हैं डोमेन सेट। ए सेट कहलाता है डोमेन, बी सेट्स को कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन। अगर फंक्शन ए टू बी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है किधर ए टू बी, तो ये ए सेट कहलाएगा क्या? डोमेन। और बी सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। फंक्शन अगर ए टू बी हो रहा है तो ए सेट को डोमेन कहते हैं, बी सेट को कोडोमेन कहते हैं। वैसे बी सेट में 5 एलिमेंट है, लेकिन 3 एलिमेंट ये वैसा है जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज सेट। तो डोमेन है, डोमेन में क्या एलिमेंट आया? A1, A2, A3, A4। एफ फंक्शन का डोमेन जो है वो A1, A2, A3, A4 है। DF हो गया A1, A2, A3 और A4। CDF CDF हो गया B1, B2, B3, B4 और B5। और रेंज कितना हो गया? B1, B2 और B4। सिर्फ ये 3 एलिमेंट ऐसा है जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेंज सेट। फंक्शन अगर ए से बी की तरफ होता है तो ए सेट को डोमेन कहते हैं, बी सेट को कोडोमेन कहते हैं और बी सेट्स का वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको रेंज कहते हैं। यहाँ फंक्शन हो रहा है ए से बी की तरफ, तो ए सेट डोमेन कहलाएगा, बी सेट क्या कहलाएगा? कोडोमेन। जैसे यहाँ अगर ऐसे रहेगा, जी एक फंक्शन है जो -1, 2 से हो रहा है किधर? 5, 6 के तरफ। इसका मतलब ये फंक्शन का क्या हो गया? डोमेन। डोमेन ऑफ जी। यहाँ फंक्शन का नाम हमने जी रखा और ये फंक्शन का क्या हो गया? कोडोमेन ऑफ जी। जी फंक्शन का कोडोमेन हो गया क्योंकि यहाँ फंक्शन का नाम जी था। इससे पहले फंक्शन का नाम एफ है, तो एफ अगर ए टू बी हो रहा है तो ये हो गया, इस ए जो सेट है वो फंक्शन का डोमेन हो गया और बी सेट फंक्शन का कोडोमेन हो गया। क्योंकि जब फंक्शन ए से बी की तरफ होता है तो ए सेट्स को डोमेन कहते हैं और बी सेट्स को क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। क्लियर है? आगे
अगर एफ एक्स इक्वल टू, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड फर्स्ट एफ ऑफ 1, सेकेंड एफ ऑफ -1, थर्ड एफ ऑफ 10, फोर्थ एफ ऑफ 2x, फिफ्थ एफ ऑफ x प्लस 1, सिक्स्थ एफ ऑफ sin x, एंड सेवेंथ एफ ऑफ fx। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स है तो आउटपुट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर एक्स है इनपुट तो आउटपुट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर है तो यहाँ y का वैल्यू डिपेंड किस पर कर रहा है, x पर, तो y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ फंक्शन का नाम है f, जिसका कुछ इनपुट है x और आउटपुट क्या है y, या फिर कितना, fx। इनपुट अगर हम 1 देंगे तो आउटपुट कितना होगा, f ऑफ 1, इनपुट 2 देंगे तो आउटपुट कितना होगा, f ऑफ 2, इनपुट 3 देंगे तो आउटपुट क्या होगा, f ऑफ 3। f ऑफ 1 का क्या मतलब, f फंक्शन का आउटपुट 1 इनपुट पर आउटपुट f ऑफ 1, 2 पर f ऑफ 2, 3 पर f ऑफ 3, -1 पर क्या होगा, f ऑफ -1। सो f1 का मतलब हो गया f फंक्शन का आउटपुट 1 इनपुट पर, और अगर हम x देते हैं तो आउटपुट कितना होगा, f ऑफ x। तो अगर इनपुट x है तो आउटपुट कितना है, x स्क्वायर प्लस 1। तो इनपुट जब 1 देंगे तो आउटपुट क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 2x का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x की जगह यहाँ 2x है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, sin x का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ fx का स्क्वायर प्लस 1। सो दैट इज इक्वल टू fx है कितना, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना, 1। क्लियर है? अब नंबर ऑफ फंक्शन, अगर ए सेट से बी सेट की तरफ फंक्शन हो रहा है, ए सेट्स के पास सपोज n एलिमेंट है और बी सेट्स के पास m एलिमेंट है, फंक्शन हो रहा है जो किधर से किधर, a टू b। अब तो फंक्शन होने का मतलब इसका रिलेशन बनाना है, a1 के पास रिलेशन बनाने का कितना ऑप्शन है, m तरीका, यानी A1 का रिलेशन बनाने को अगर हम एक काम कह दें, इसका A1 के रिलेशन बनाने का नाम अगर हम W1 कहें तो M तरीके से वो किया जा सकता है, क्योंकि A1 का रिलेशन किसी एक के साथ बनाया जा सकता है, तो अपने पास M ऑप्शन है, यानी M तरीके से A1 का रिलेशन बनाया जा सकता है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ A1 बराबर M, नंबर ऑफ वेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ A2 बराबर M, नंबर ऑफ वेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ A3 बराबर भी M, क्योंकि अगर A1 का जिसके साथ बन जाएगा उसी के साथ A2 का फिर से बन सकता है, और इस तरह से नंबर ऑफ वेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ AN इज इक्वल टू कितना, M। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू m इंटू m इंटू m इंटू कितना, n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू कितना, m का पावर n। सो नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन होल टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या, डोमेन। जितना कोडोमेन में है वो होल टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। a टू b कितना होगा, तो m का पावर n, यही फंक्शन जब b टू a होता तो कितना होता, n टू द पावर m। नंबर ऑफ रिलेशन सेम होता है परंतु नंबर ऑफ फंक्शन अलग होता है। अगर a के पास n एलिमेंट हो, b के पास m एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 का पावर mn, क्योंकि a क्रॉस b के पास mn एलिमेंट होगा तो a से b के तरफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 टू द पावर mn,
बी से ए की तरफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 टू द पावर mn, लेकिन नंबर ऑफ फंक्शन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन होल टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। क्लियर है? तो अब इसके बाद हम लोग जस्ट थोड़ा एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं, डोमेन और रेंज का क्या मीनिंग होता है उस पर बात करते हैं, और आज उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। सो अगला पॉइंट है मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। जस्ट मीनिंग देख रहे हैं, डोमेन और रेंज टॉपिक हम लोग को बाद में पढ़ना है इन क्लासिफिकेशन के बाद। जस्ट मीनिंग हम लोग देख रहे हैं। तो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है? अगर y फंक्शन है x का, इसका मतलब y डिपेंड किस पर करेगा? x पर। तो y का क्या वैल्यू होगा ये कौन डिसाइड करेगा? x। तो x यहां पर हो गया इनपुट और आउटपुट हो गया क्या? y। सिमिलरली यहां पर भी y फंक्शन है x का, फंक्शन का नाम f, इनपुट हो गया x और आउटपुट हो गया कितना? y। तो इनपुट क्या होगा वो सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। कोई भी इनपुट किसी को दे दे ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो गेहूं पीसने के मशीन में अगर हम लोहा का दाना दे दें, लोहा का गोली, तो वो सिस्टम हैंग कर जाएगा, मशीन डिफाइन नहीं करेगा, सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मशीन ही समाप्त हो जाएगा, मशीन रुक जाएगा। तो y जब x का फंक्शन हो तो y यहां पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस जिस इनपुट पर आउटपुट आएगा, जिस जिस इनपुट पर आउटपुट आएगा उस सारे इनपुट का कलेक्शन, जिस जिस इनपुट का कहने का मतलब कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस जिस इनपुट पर आउटपुट आएगा, जिस जिस इनपुट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल आए मतलब डिफाइंड हो मतलब एग्जिस्ट करे मतलब रियल हो। तो वैसे वैल्यू को द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड। एग्जाम्पल, एक मान लेते हैं y इक्वल टू 1/x। यहां y का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आउटपुट दे ही देगा, 0 रखेंगे तो नहीं देगा, बाकी कोई भी वैल्यू रखो तो देगा। तो डोमेन इसका कितना हो जाएगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0। माइनस मतलब एक्सेप्ट 0। y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 2। यहां 2 तक 2 देंगे तो 0 होगा, 2 से छोटा नहीं दे सकते क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होगा। तो यहां डोमेन क्या हो जाएगा? 2 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक, क्योंकि 2 से छोटा कुछ भी रखेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वैसे रेंज का क्या मतलब? जो जो आउटपुट आएगा, आउटपुट के कलेक्शन को रेंज कहते हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, मतलब वैसा आउटपुट, तो आउटपुट जब आएगा तो कुछ ना कुछ तो इनपुट एग्जिस्ट करना चाहिए। हर आउटपुट के लिए कुछ ना कुछ इनपुट होता है। तो वैसे आउटपुट का कलेक्शन, वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल का कलेक्शन जिसके लिए इनपुट एग्जिस्ट करे, जिसके लिए कुछ ना कुछ इनपुट हो, जिसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करे, जिसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल रियल हो। द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड, जिसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड हो, दैट इज कॉल्ड रेंज। जैसे y इक्वल टू sin x में y का वैल्यू -1 से 1 रखेंगे तभी कुछ ना कुछ x आएगा। अगर हम y का वैल्यू 2 का रखें, अगर y का वैल्यू 2 करें, अगर y का वैल्यू सपोज 1 रखें तो ये एग्जिस्ट करेगा। ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम y का वैल्यू 2 रखें तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो इस फंक्शन के रेंज में शामिल नहीं है। तो
क्योंकि -1 से 1 रखेंगे तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। -1 से 1 के बीच में अगर कुछ भी रखें तो x का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर हम 2 रखेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वैसे आउटपुट का कलेक्शन, यानी जो जो आउटपुट आ सकता है, सिस्टम जो जो आउटपुट दे सकता है, फंक्शन जो जो आउटपुट वैल्यू दे देगा, वैसे आउटपुट का, लेकिन आउटपुट देगा मतलब हर आउटपुट के लिए कुछ ना कुछ तो इनपुट होना चाहिए। वैसे आउटपुट का कलेक्शन जिसके लिए इनपुट हो, मतलब जिसके लिए इनपुट एग्जिस्ट करे, मतलब जिसके लिए इनपुट डिफाइंड हो, दैट इज रियल हो, वैसे आउटपुट के कलेक्शन को रेंज कहते हैं और इनपुट के कलेक्शन को डोमेन कहते हैं। क्लियर है? आज हम लोग का ये पहला लेक्चर इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का। थैंक यू।